बीबीसी दफ्तर में 59 घंटे की छापेमार कार्रवाई के लिए आईटी डिपार्टमेंट को क्या मिला, अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है। आयकर विभाग की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें बीबीसी का नाम तक नहीं लिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनी के दफ्तरों में सर्वे का काम किया गया। सर्वे के बाद टैक्स का भुगतान करने में अनियमितताएं पाई गई हैं। आयकर विभाग के इस दावे को केंद्रीय पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने भी जारी किया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो बयान आयकर विभाग की ओर से दिया गया वो बीसीसीआई में हुई जांच के बारे में ही है। अपने बयान में बीबीसी का नाम सीधे तौर पर लेने से भले ही विभाग बच रहा हो, लेकिन निशाने पर बीबीसी ही है और अब बीबीसी की ओर से इसका जवाब भी आ गया है। बीबीसी की ओर से कहा गया है कि ऐसे किसी भी आधिकारिक संदेश का उचित उत्तर दिया जाएगा जो उसे आयकर विभाग से सीधे तौर पर उसे मिलेगा। बीबीसी ने साफ कर दिया है कि वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। संस्थान आयकर विभाग का पूरा सहयोग करेगा। आयकर विभाग की ओर से छापेमारी के दौरान जो सवाल किए गए थे उनके भी जवाब दिए गए हैं। छापेमारी के दौरान बीबीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई थी। बीबीसी ने इसके साथ ही ये साफ कर दिया कि वो पहले की ही तरह काम करेंगे। भारत के साथ दूसरी जगहों पर सेवा देना जारी रखा जाएगा। बीबीसी एक भरोसे वाला और स्वतंत्र मीडिया संस्थान है और वो अपने पत्रकारों के साथ खड़ा है जो किसी फेयर और फेवर यानी डर और पक्षपात के बिना रिपोर्टिंग करना जारी रखेंगे। हिंडनबर्ग ने अडानी पर अपनी कंपनियों में हेराफेरी के आरोप लगाए थे। दावा किया था कि कंपनी ने अपने स्टॉक में हेराफेरी की है। शेल कंपनियों के जरिए ये गड़बड़ी की गई है और अब गौतम अडानी के साथ ही उनके बड़े भाई विनोद अडानी भी हेराफेरी के मामले में फंसते दिख रहे हैं। पूरा मामला अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। हिंडनबर्ग ने फोर्ब्स की एक रिपोर्ट को ट्वीट किया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विनोद अडानी के अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित सिंगापुर की कंपनी पिनाकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने 2020 में रूस सरकार की वीटीबी बैंक के साथ ऋण समझौता किया था। इस समझौते को पिछले साल अमेरिका ने मंजूरी दे दी थी। फोर्ब्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल 2021 तक पिनाकल ने $263 मिलियन उधार लिए थे और एक अनाम पार्टी को $258 मिलियन उधार दे दिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके बाद पिनाकल ने 2 निवेश फंड एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड को ऋण के लिए गारंटर के रूप में पेश किया। एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड दोनों ही अडानी ग्रुप के बड़े शेयरधारक हैं। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर में दोनों फंडों के पास कुल मिलाकर $4 बिलियन के स्टॉक हैं, जो सभी फंड को प्रमोटर संस्थाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। फोर्ब्स रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किसी भी फंड ने गिरवी शेयर का खुलासा नहीं किया जिसमें उन्होंने निवेश किया है। हिंडनबर्ग ने फोर्ब्स की रिपोर्ट को ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि अडानी प्रमोटर के छिपे हुए गिरवी रखे शेयर को लेकर फोर्ब्स का एक अहम लेख आया है। विनोद अडानी के कंट्रोल वाली सिंगापुर की इकाई ने रूसी बैंक से कर्ज में $240 मिलियन के लिए अडानी के प्रमोटर की हिस्सेदारी गिरवी रख दी। भारतीय एक्सचेंजों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई है।